Assalamu alaikum my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. I am Ira Ashraf and today I will discuss with lecture 2 of 22 days challenge of chemistry. इंशाल्लाह इन 22 days के अंदर हम पूरी केमिस्ट्री की बुक रिवाइज कर लेंगे और आप आसानी से इस केमिस्ट्री को तैयार करके अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ले सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्चुअल यील्ड, राइट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड। कि एक्चुअल यील्ड होता क्या है और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड। एक होता है कि हम इक्वेशन लिखते हैं और वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें इतनी यील्ड मिलेगी, तो वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हमने सिर्फ उसके बारे में थ्योरी दी, करके तो नहीं देखा ना। जो आप करके अमाउंट अचीव करेंगे दैट इज एक्चुअल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। उसको फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ फॉर्मूला शेयर करूँगी। यहाँ पे 100 मिसिंग है तो आपने यहाँ पे 100 राइट कर लेना है। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का परसेंटेज यील्ड, क्योंकि परसेंटेज आ जाती है जहाँ पे वर्ड परसेंटेज हो वहाँ पे हम लाजमी उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ग्रेटर दैन एक्चुअल यील्ड। कि थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो एक्चुअल यील्ड से जो है वो ज़्यादा क्यों होती है। और यहाँ इसका क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हैं कि हमारी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये दोनों ही वे से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि क्यों होती है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 इज प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर वो होता है यानी कि उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम सपोज जो है वो कंडक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे हो जाता है कि उसे वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं आ रहा होता, तो उसकी वजह से हम उसको हैंडल नहीं कर पाते सही तरह से। जैसे एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो, वो कुछ गिर जाती है या फिर उस बीकर के साथ ही जो है वो लगी रह जाती है। तो इस प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से हमारी यील्ड कम हो जाती है। हमें नहीं पता लगता कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, डील करना है, इस वजह से हमारी यील्ड कम हो जाती है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट ड्यू टू द एफर्वेसेंस एंड बबलिंग। समटाइम ये होता है कि हमारे पास एफर्वेसेंस होता है कि बुलबुले की तरह के बुलबुले बन के जो है वो तेज़ी के साथ निकलना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप उसे ओपन करते हैं तो बड़े उसमें से बुलबुले से निकल रहे होते हैं, दैट इज़ द एफर्वेसेंस। तो समटाइम ये होता है कि आप जो रिएक्शन के साथ डील कर रहे होते हैं उसमें एफर्वेसेंस और बबलिंग होती है और वो गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। आपकी गैस तो चली गई, इट मीन्स दैट कि आपका प्रोडक्ट लॉस हो गया है। रिएक्शन और प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे तो आपकी यील्ड जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, के हमारे रिएक्टेंट जो है उसके अंदर कुछ ना कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो उतना ऑब्टेन नहीं होता। जैसे आपने सपोज 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ जो है वो आप रिएक्शन कर रहे हैं, अब 1 ग्राम में अगर 0.5 जो है वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आपका रिएक्टेंट तो 0.5 हुआ ना, लेकिन कैलकुलेशन में तो वो 1 कंसिडर किया जाएगा कि आपने इम्प्योरिटीज़ को निगलेक्ट तो नहीं किया, आप पहले ही अपना रिएक्टेंट क्लीन करके यूज़ करें, तो इस वजह से भी कम हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइड रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स। ये हो जाता है कि सम टाइम साइड रिएक्शन हो जाते हैं, हम नहीं चाह रहे होते कि वो प्रोडक्ट बने, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न किसी और के साथ होता है, तो वो बन जाते हैं, तो इस वजह से भी हमारी यील्ड कम हो जाती है। अब साइड रिएक्शन क्या होता है ये हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। साइड रिएक्शन जैसे आप करवा रहे हैं सोडियम का और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं और वाटर के मीडियम में आप करवा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करें। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देता है तो इट मीन्स दैट इट इज़ योर साइड प्रोडक्ट। तो ये साइड रिएक्शंस जो हैं वो हो जाते हैं सम टाइम, इस वजह से भी आपका रिएक्टेंट कुछ वहाँ पर यूज़ हो जाता है साइड रिएक्शन को करने के लिए भी। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होती है, जैसे अब घरों में हम सिंपल स्टेन नहीं करते चाय को, वही दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, कोई ना कोई रिएक्टेंट हमारा उसके ऊपर लीव कर जाता है, ये भी आपका इफेक्ट करता है। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम हीट करके चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल जो होती है उसके साथ जब हम डील कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जब हम केमिकल डालते हैं तो हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रैक्ट करना होता है। इंशाल्लाह मैं
अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये आप मेरे यूट्यूब पे पहले भी अवेलेबल है लेक्चर्स, फ़नल के बारे में किस तरह से की जाती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फ़नल जो है वहाँ पे जब हम उसको यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट वहाँ पे भी चला जाता है हमारा। ड्राइंग है, ड्राइंग करते हुए ड्राइंग करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। अवन को यूज़ किया जाता है, बेसिकली केमिस्ट्री लैब का स्पेसिफिक अवन होता है, उसके अंदर किया जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन है, इन सब की वजह से हमारी यील्ड जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, या किस तरह से हम परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम क्यों करते हैं परसेंटेज यील्ड को। देखिए अब केमिस्ट जो है वो हमेशा चाहता है कि हम एफिशिएंसी मेजर कर सकें, इस रिएक्शन की कितनी एफिशिएंसी होगी। जैसे अगर हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो जो मार्क्स हम लेते हैं उसको हम टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी सेम वो जो है वो मिस्टेक है, आपने यहाँ पे 100 राइट कर लेना, यहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं। तो एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है कि हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि आया जो है हमने जितना सोचा था हमें उतना प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, कितना कम मिला है, हम ये रिएक्शन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। A chemist usually interested in the efficiency of the reaction. The efficiency of the reaction is compared, expressed by comparing the actual and theoretical yield in the form of the percentage yield. हाँ जी, अगर आपको कोई भी लगता है कि आंसर आपकी बुक में प्रॉपरली गिवन नहीं है तो आप क्या करें, वीडियो को वहाँ पे पॉज करें और उसमें क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। पेजेस पे ना किया करें, बुक पे किया करें, क्योंकि बुक जो है आपके पास तकरीबन ज़्यादातर रहती है, पेपर्स गुम हो जाते हैं, तो इसलिए आई प्रेफर कि आप बुक के ऊपर जो है वो एडिशन किया करें ताकि आप जब भी पढ़ें आपको टॉपिक याद आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से एक ना एक जो है वो इस तरह से कैलकुलेशन वाला लाजमी होगा। तो ये आपको कंसेप्चुअल इसके बारे में होना चाहिए, और जब आप एमडी कैट देंगे यानी कि एंट्री टेस्ट देंगे मेडिकल के लिए, तो तब भी इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए अभी से आप थोड़े से क्रिएटिव हो जाएंगे तो आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। Why do 2 gram of the hydrogen and 16 gram of methane and 44 gram of the carbon dioxide occupy separately the volume of 22.414 decimeter cube, although the size and masses of the molecule of 3 gases are very different from each other? थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं और 16 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 के हैं और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सबके जो वॉल्यूम है दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्यों? देखिए हमें साफ क्वेश्चन से ही नज़र आ रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के इक्वल होता है और 1 मोल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। हाँ देखिए हमारे पास इसके अंदर 6.0 to 10⁻23 मॉलिक्यूल ही होंगे, श्योर है, लेकिन वो मॉलिक्यूल छोटा हो या बड़ा हो, हैवी हो या लाइट हो, वो आगे कंडीशन के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब गैसेस के अंदर सेम है, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम डील कर रहे हैं, एसटीपी कंडीशन के ऊपर डील कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो वॉल्यूम होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो समझे एग्जामिनर को बहुत पसंद है। तो इसके लिए आपने इसका मॉलिक्यूलर मास याद कर लेना है। क्वेश्चन में दिया होगा, सम टाइम दे देते हैं, सम टाइम नहीं देते, वैसे ये स्टूडेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एलिमेंट्स के मैसेज याद करें और मोलर मास आपको याद होना चाहिए ज़ुबानी। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4 दैट इज़ द पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका नेम है पोटाशियम परमैंगनेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 हमने कैलकुलेट करने हैं और हमें मास गिवन है 2.74। अब हमने क्या निकालना है, मोल्स। तो आपको पता है मोल्स निकालने, सॉरी हम जो है हमें मोल्स गिवन है। क्वेश्चन में थोड़े से यहाँ पे मिस्टेक है, करेक्ट करने हो जाती है समटाइम हमसे भी मिस्टेक। तो हमने क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस फाइंड आउट करने के लिए हम मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में मोल्स गिवन है दैट इज़ 2.74 और मोलर मैस किस तरह से निकालेंगे, पोटाशियम का होता है 39 और मैंगनीज का होता है 55, फिर ऐसे 55.5 भी होता है, 55 लिख लें तो भी ठीक है। और ऑक्सीजन का एक का होता है 16 और 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई विद 4 इज
64 एंड टोटल 158 ग्राम्स पर मोल। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास को मोल्स के साथ तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास मोल्स के साथ, तो आंसर आ जाएगा 432.92 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9 ग्राम ऑफ MgNO3 ट्वाइस। यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कैलकुलेट करने हैं, किस में, MgNO3 ट्वाइस में। बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत तो नहीं है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे मोल्स किसके, MgNO3 ट्वाइस के, और फिर उसमें देखेंगे कि कितने ऑक्सीजन है, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो पहला हमारा जो काम है, पहले हमने इसके मोलर मास निकालना है। मैग्नीशियम का आपने याद करना है, दैट इज़ 24। और अगर आपको हो कि आपको कोई लिस्ट मिल जाए जिसमें जो है जितने आपके लिए ज़रूरी है याद करना, अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, आप वो ये नहीं याद कर सकते, तो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें कि हमें जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आपको मैसेज याद करने हैं पड़ेंगे और ज़रूरी हैं, वो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो मैं आपके साथ जो है वो एक सीरीज़ जो है वो शेयर कर दूँगी, जिसके मैंने एक लिस्ट बनाई है जहाँ पर उनके एलिमेंट्स के मार्क्स लिखें जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो चलिए ये बात छोड़ते हैं, इस बात को अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मोलर मास MgNO3 ट्वाइस का क्या था, Mg का 24 होता है, नाइट्रोजन का 14 क्योंकि 2 लगे हैं, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन का 16 वो 3 लगे हुए हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू, आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 148 ग्राम्स पर मोल। तो ये हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। अब मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या निकालने थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम मास को मोलर मास के ऊपर डिवाइड करते हैं। मास दिया गया है दैट इज़ 9 और मोलर मास कितना था 148, तो 0.06 मोल आ गए, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें 0.06 मोल MgNO3 ट्वाइस प्रेजेंट है। अब हमने इसके अंदर ऑक्सीजन एटम देखने हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, 6, 3 2 आर 6, तो 6 का हम इस मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.36 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। आई होप आपको ये आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके शेयर किया करें कि आपको ये समझ में नहीं आया। What is Avogadro's number? Give equation to relate the Avogadro's number and mass of element. कि Avogadro's number होता क्या है और किस तरह से हम इस एवोगाड्रोस नंबर और मास ऑफ एलिमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं। यही इसी तरह का हाफ पोर्शन जो इस क्वेश्चन का था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में भी है, इसका रिमेनिंग जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो एवोगाड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड 1 ग्राम आयन ऑफ द सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आयन्स के जो होगा वो हम आयन के रिलेट करेंगे, एटम को एटम से करेंगे, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से रिलेट करेंगे। अब हम जानते हैं कि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन एक मोल के इक्वल होता है। हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, मॉलिक्यूल की होती तो 2 ग्राम आता। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल बात थी, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम बात एटम की कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये 1.008 ग्राम हाइड्रोजन ए में एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल है, तो वो वाटर एक मॉलिक्यूल होता है, तो हम उसमें कहेंगे कि वो 6.02 मोल, यहाँ पे करेक्ट कर लें कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो स्लाइड्स बनाते हुए मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आप उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लिया करें। साथ में डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। 96 ग्राम ऑफ SO4 नेगेटिव 1 मोल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आइंस हैं तो इसका आइंस कर देंगे इक्वल। नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल होता है, मैस। मैस को हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मैस के साथ और उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपने मैस जैसे सपोज फाइंड आउट करना हो, रीअरेंज कर लेंगे, इसे रीअरेंज करना आई थिंक आपको इस लेवल तक आता ही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मास इन किलोग्राम ऑफ 2.6 10⁻²0। ठीक है, ये 10⁻²0 है, 10⁻²0 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, इनके यहाँ पे मैंने इसको राइट भी किया हुआ है कि आपने 2.6 10⁻20 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो अभी मैंने आपको पिछले ही फॉर्मूले के अंदर बताया कि जब आपने किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए,
तो वहाँ पर आपने एवोगैड्रोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैथ्स हमने निकालना है। मैथ्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई विद मोलर मास। यही प्रीवियस जो फॉर्मूला है इसको जो है वो रीअरेंज किया गया है। ये जो फॉर्मूला इसको आप रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मास ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, 2.6 10⁻20 को 6.02 10⁻23 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 64 से कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम में। अब ग्राम को क्योंकि आप किलोग्राम में चेंज करना चाह रहे हैं तो ग्राम जो है वो छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। जब आप बड़े की तरफ जा रहे होते हैं तो आपने उससे क्या करना होता है, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻7। तो इस वीडियो में मैंने जितने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर जो है वो आई आइकन के अंदर जो है वो शेयर कर दूँगी। आप जो है वो वहाँ से जो है वो कर लीजिएगा कि, या फिर मैं एक और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी जिसके अंदर मैं आपके साथ जो है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी। वैसे मैंने पहले भी जो है वो न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लें। तो आज जो है हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो हम आसान, और चैप्टर 2 के ऊपर हम 1 डे जो है उसमें 1 डे में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जल्दी से 22 डेज़ के अंदर जो टारगेट हमने सेट किया है इस टारगेट के अंदर अपनी पूरी केमिस्ट्री की बुक को कंप्लीट करेंगे, साथ में रिवाइज भी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए करें, क्योंकि ये सारी एफर्ट्स जो है मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो इन लॉकडाउन की कंडीशन में कुछ ना कुछ जो है वो गेन कर लें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके जो है वो अल्लाह ताला मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। उम्मीद है कि आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।